वीडियो नहीं आ रहा। सर एक बार एक्सेस कर लीजिए। ओके ओके चलिए। गुड इवनिंग एवरीवन। वीडियो इज कमिंग नाउ। चलो ठीक है। मेरा क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? चलिए, नाउ इट इज क्लियर। सो गुड इवनिंग एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अब आ रहा है ऑडियो वीडियो सबके लिए? इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो इज क्लियर। सो ऑडियो वीडियो क्लियर है अब। सो ऑडियो वीडियो इज क्लियर। चलिए कंटिन्यू करते हैं। 5-10 मिनट तो इसी में निकल गए हमारे। सो विल कंटिन्यू विद द क्लास। कंटिन्यू करते हैं क्लास को। सो इन द यस्टरडेज क्लास वी आर डन विद, कल की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था प्रॉपर्टीज। सो द यस्टरडेज क्लास प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल्स आर कंप्लीटेड। सो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। सो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। यहाँ पे हमारी पूरी डिस्कशन होगी सॉइल को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। So where the entire focus will be on that how to classify the soil. So next of the point of reference is classification of soil. तो अगला पॉइंट जो हमारा डिस्कशन का है वो है हमारी सॉइल की क्लासिफिकेशन। अब बहुत सारे तरीके हैं सॉइल को क्लासिफाई करने के। देयर आर n नंबर ऑफ मेथड्स व्हिच आर अवेलेबल टू क्लासिफाई द सॉइल। अब कैसे सॉइल की क्लासिफिकेशन होती है उसकी डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। सो हाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल इज टू बी रेफर्ड, दैट डिस्कशन विल बी डन हियर। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो एक बार सारे पॉइंट्स को रेफर करते हैं फिर डिस्कस भी करता हूँ मैं इसे। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? फर्स्ट पॉइंट से इज व्हाट? तो फर्स्ट पॉइंट से इज व्हाट? पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? फर्स्ट पॉइंट से इज क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल। तो पहला पॉइंट बोल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज डन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज डन इन ऑर्डर टू, क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल इज डन इन ऑर्डर टू अरेंज, in order to arrange soil, in order to arrange the soil in different, in order to arrange the soil in different groups, in order to arrange the soil in different groups on the basis of its engineering property, on the basis of its engineering properties, on the basis of its engineering properties. Next point क्या बोल रहा है? It can be done by any of the following methods. It can be done by any of the following methods. तो फर्स्ट पॉइंट से कि हम सॉइल को क्लासिफाई करते ही क्यों हैं? सॉइल की क्लासिफिकेशन इसलिए की जाती है ताकि हम सॉइल को अरेंज कर पाएं अलग अलग ग्रुप के अंदर उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के बिहाफ पे। तो फर्स्ट पॉइंट से व्हाई द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल इज रिक्वायर्ड। सो क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन ऑर्डर टू अरेंज द सॉइल इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज। अब कैसे अरेंज करें सॉइल को अलग अलग ग्रुप के अंदर? हाउ टू अरेंज द सॉइल इनटू डिफरेंट ग्रुप्स? देयर आर सेवरल मेथड्स अवेलेबल। अब बहुत सारे तरीके अवेलेबल है, सब में जो कंसेप्ट होगा वो स्लाइटली डिफरेंट होगा।
अब उन सारे मेथड्स की रेफरेंस हमें एक एक करके निकालनी है। अब कैसे कर सकते हैं सॉइल को क्लासीफाई? पहला तरीका, द फर्स्ट ऑफ द मेथड अवेलेबल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल इज टर्म्ड एज पार्टिकल साइज। So first of the method available for the classification of soil is termed as particle size classification. तो पहला तरीका सॉइल को क्लासिफाई करने का है पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ द मेथड इज टर्म्ड एज पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन, इसके नाम में लिखा हुआ है। तो पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम सॉइल को क्लासिफाई करेंगे किसके बिहाफ पे? पार्टिकल के साइज के बिहाफ पे। तो इन दिस मेथड क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पार्टिकल साइज। तो वो हमने नाम में रेफर कर दिया यहाँ पे। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट बोल रहा है इन दिस मेथड, सो इन दिस मेथड सॉइल्स आर क्लासिफाइड, दिस मेथड सॉइल्स आर क्लासिफाइड on the basis of their soils are classified on the basis of their particle size, on the basis of their particle size composition, on the basis of their particle size composition, and are termed as clay, silt, sand, gravel, then cobble and boulder. वीडियो में छुप तो नहीं गई? एंड बोल्डर। तो पहला तरीका जो हमारे पास अवेलेबल है सॉइल को क्लासिफाई करने का वो है उसके पार्टिकल साइज कॉम्पोजिशन के बिहाफ पे। और पार्टिकल साइज कॉम्पोजिशन के बिहाफ पे हमने सॉइल को अलग अलग नाम दे रखे हैं। क्या नाम दे रखे हैं? क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल, कॉबल एंड बोल्डर। तो आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव मिलेगा इसके अंदर, आपको एक पार्टिकल साइज देगा, बोलेगा ये जो पार्टिकल साइज है इस सॉइल को हम बोलते क्या है। तो हमने यहाँ पे पार्टिकल साइज के बिहाफ पे सॉइल को क्लासिफाई कर रखा है। अब कैसी क्लासिफिकेशन है? स्टैंडर्ड है। तो आपको बस सारी वैल्यूज ध्यान रखनी है, कोई लॉजिक है नहीं उसके अंदर, देयर इज नो लॉजिक बीइंग इन्वॉल्वड हियर। तो कैसे क्लासिफिकेशन है उसको मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। सो हाउ इट इज बीइंग क्लासिफाइड दैट कैन बी रेफर्ड। तो फर्स्ट इज क्ले। सो फर्स्ट इज क्ले। अब क्ले अगर हमारी पार्टिकल साइज है लेस देन 2 माइक्रोन, इट इज टर्म्ड एज क्ले, इसको हम बोल देंगे क्ले, सो टर्म्ड एज क्ले। सेकंड इज सिल्ट। सो सेकंड इज सिल्ट, अगर हमारी पार्टिकल साइज है लेस देन 75 माइक्रोन, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइक्रोन, हम बोल देंगे सिल्ट। नेक्स्ट है सैंड। अब सैंड कैसे बोलते हैं? अगर हमारी पार्टिकल साइज है लेस देन 4.75 mm, greater than equal to 75 micron, we'll say the particle size to be termed as sand. Next classification है gravel। अब कौन सी सॉइल को हम ग्रेवल बोलते हैं? विच ऑफ दी सॉइल इज टर्म्ड एज ग्रेवल। तो अगली पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन है हमारी ग्रेवल की। अब ग्रेवल किसे बोला जाता है? ग्रेवल है पार्टिकल साइज, सो पार्टिकल साइज लेस देन 80 mm, 80 mm से छोटा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4.75 mm, so greater than 4.75 mm, so greater than 4.75 mm, so greater than 4.75 mm, so 4.75 mm, 80 mm से छोटा, 4.75 mm से बड़ा, so 80 mm से छोटा, 4.75 mm से बड़ा। नेक्स्ट है कॉबल। तो नेक्स्ट है कॉबल। कॉबल क्या है? पार्टिकल साइज लेस देन 300 mm but greater than equal to 80 mm, so greater than equal to 80 mm, इसको हम बोल देते हैं कॉबल। लास्ट में है हमारे पास बोल्डर। सो लास्ट में हमारे पास बोल्डर बोलते हैं अगर पार्टिकल साइज क्या हो? अगर पार्टिकल साइज हो ग्रेटर देन इक्वल टू 300 mm, तो अगर पार्टिकल साइज 300 या 300 mm से ज्यादा हो। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है हमारे सॉइल की, किसके बिहाफ पे? पार्टिकल के साइज के बिहाफ पे। इसको आगे हमने और फर्दर बाइफरगेट कर रखा है। कैसे फर्दर बाइफरगेट कर रखा है? इसको मैं आगे बोल देता हूँ जैसे सिल्ट। तो सिल्ट को हम बोल सकते हैं फाइन सिल्ट, सिल्ट को हम बोल सकते हैं मीडियम सिल्ट, सिल्ट को हम बोल सकते हैं कोर्स सिल्ट। तो ये सिल्ट की क्लासिफिकेशन है। दिस इज फर्दर बाइफरगेशन ऑफ द सिल्ट। उसी तरीके से सैंड की भी क्लासिफिकेशन है। सैंड को बोल सकते हैं हम फाइन सैंड, सैंड को हम बोल सकते हैं मीडियम सैंड, सैंड को हम बोल सकते हैं कोर्स सैंड। तो सैंड को हम बोल सकते हैं कोर्स सैंड। उसी तरीके से ग्रेवल की भी क्लासिफिकेशन है। ग्रेवल को हम बोल सकते हैं फाइन ग्रेवल, ग्रेवल को हम बोल सकते हैं कोर्स ग्रेवल, तो ग्रेवल को हम बोल सकते हैं कोर्स ग्रेवल। तो ये सारी क्लासिफिकेशन अवेलेबल है हमारे पास। ऑल दिस क्लासिफिकेशन आर अवेलेबल। कैसे?
फाइन सिल्ट किसे बोलते हैं? तो फाइन सिल्ट बोलते हैं अगर पार्टिकल साइज की वैल्यू 10 माइक्रोन से छोटी है पर 2 माइक्रोन से बड़ी है। मीडियम सिल्ट किसको बोलते हैं? तो मीडियम सिल्ट बोलते हैं अगर पार्टिकल साइज हमारा 20 माइक्रोन से छोटा है पर 10 माइक्रोन से बड़ा है। कोर्स सिल्ट किसे बोलते हैं? अगर पार्टिकल साइज 70 माइक्रोन से छोटा है पर 20 माइक्रोन से बड़ा है। ये सिल्ट की क्लासिफिकेशन निकल के आ गई। उसी तरीके से सैंड की क्लासिफिकेशन है। हम बोलते हैं फाइन सैंड अगर पार्टिकल साइज 0.425 mm से छोटी है पर ग्रेटर देन 75 माइक्रोन है तो हम बोलेंगे फाइन सैंड। अगर पार्टिकल साइज हमारा 2 mm से छोटा है पर ग्रेटर है 0.425 mm से, पर ग्रेटर है 0.425 mm से, हम इसको बोल देंगे मीडियम सैंड। नेक्स्ट, अगर पार्टिकल साइज हमारा छोटा है 4.75 mm से, अगर पार्टिकल साइज हमारा छोटा है 4.75 mm से पर बड़ा है किससे? 2 mm से, तो बड़ा है 2 mm से, हम इसको बोल देंगे कोर्स सैंड। तो ये फर्दर क्लासिफिकेशन है सैंड की। ग्रेवल की क्लासिफिकेशन है अगर पार्टिकल साइज हमारी छोटी है 20 mm से, ग्रेटर देन इक्वल टू है 4.75 mm, हम इसको बोल देंगे फाइन ग्रेवल। उसी तरीके से अगर पार्टिकल साइज छोटा है 80 mm से पर ग्रेटर देन इक्वल टू है 20 mm से, तो हम इसको बोल देंगे कोर्स ग्रेवल। तो कहने का मतलब है लॉजिक नहीं है, आपको बस वैल्यूज ध्यान रखनी है। यू टू सिंपली रेफर दी वैल्यूज मैंने लिख के दे दी है आपको। तो पहला तरीका जो सॉइल को क्लासिफाई करने का है वो उसके पार्टिकल साइज कॉम्पोजिशन के बिहाफ पे है। सो एज पर दी साइज soil may be termed as clay, it may be termed as silt, it may be termed as sand, it may be termed as gravel, it may be termed as cobble, it may be termed as boulder. So the first method available for the classification of the soil. अब कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से, any of the point to be referred from this entire story. क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है कोई पॉइंट इसमें से? First of the method available to classify the soil is particle size distribution. Next of the point of reference. So अगला point of reference हमारे पास, तो अगला तरीका सॉइल को क्लासिफाई करने का, ये पहला तरीका था तो हमने इसको बोल दिया था फर्स्ट मेथड। अगला तरीका सेकंड मेथड। सो सेकंड ऑफ द मेथड अवेलेबल इज टर्म्ड एज टेक्सचरल क्लासिफिकेशन और टेक्सचरल चार्ट क्लासिफिकेशन। टेक्सचरल चार्ट क्लासिफिकेशन, तो टेक्सचरल चार्ट क्लासिफिकेशन। तो अगला तरीका जो अवेलेबल है हमारे पास सॉइल को क्लासिफाई करने का, इट इज टर्म्ड एज टेक्सचरल चार्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब क्या है टेक्सचरल चार्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम? व्हाट इज टेक्सचरल चार्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम? इसको भी रेफर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट बोल रहा है इन दिस मेथड classification of soil is done. Classification of soil is done on the basis of classification of the soil is done. Classification of the soil is done on the basis of classification of the soil is done on the basis of relative percentage of clay, silt and sand in given sample. So relative percentage of clay, silt and sand in given sample. Next point क्या बोल रहा है? Which is further read from textural chart. जिसको हम डायरेक्टली रीड कर लेते हैं टेक्सचरल चार्ट से। सो टेक्सचरल चार्ट से रीड कर देते हैं, कैसे वो भी बता देता हूँ, दैट कैन आल्सो बी डिस्कस। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? दिस मेथड इज suitable for describing the coarse grained soil. तो ये मेथड सूटेबल है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, rather than fine grained soil. तो ये मेथड सूट करता है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, सूट नहीं करता फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। सो इट इज नॉट सूटेबल टू बी यूज्ड फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है?
क्यों सूट नहीं करता? रीजन बीइंग properties of which properties of which properties of which are less dependent properties of which are less dependent properties of which are less dependent on particle size distribution as less dependent on particle size distribution, जिसकी प्रॉपर्टी कम डिपेंडेंट होती है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? टू यूज दिस चार्ट for given percentage to use this chart for given percentage of three constituents forming a soil lines are drawn parallel to the three sides of equilateral triangle and their common point of intersection is red refer the entire story now। देखिए पूरी कहानी क्या लिखी हुई है। Therefore all the points that we have mentioned। तो अगला तरीका जो अवेलेबल है हमारे पास सॉइल को क्लासिफाई करने का, सेकंड ऑफ द मेथड अवेलेबल टू क्लासिफाई द सॉइल इज टर्म्ड एज टेक्सचुरल चार्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है इसके अंदर? पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि इस मेथड में हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव परसेंटेज ऑफ क्ले, सिल्ट एंड सैंड। तो हमारे सॉइल के सैंपल के अंदर जो रिलेटिव परसेंटेज है क्ले, सिल्ट और सैंड की, इसके बिहाफ पे इस मेथड में क्लासिफिकेशन की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? ये मेथड सूटेबल है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, ये सूटेबल नहीं है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। क्यों सूटेबल नहीं है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए? क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कम डिपेंडेंट होती हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो इन केस ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल द प्रॉपर्टीज आर कंपैरेटिवली लेस डिपेंडेंट अपॉन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। इसीलिए जब हमने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस करी थी, वहां बताया भी था, क्या बताया था कि पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। और इसीलिए हमने वहां पे 3 तरह के साइज भी डिफाइन करे थे, D10, D30 एंड D60, और वो भी एप्लीकेबल थे किसके लिए? सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। तो वही जानकारी मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दी है कि ये मेथड सूट करेगा कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए इंस्टेड ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। रीजन बीइंग फाइन ग्रेन सॉइल की प्रॉपर्टीज कंपैरेटिवली कम डिपेंडेंट होती हैं उसके पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। अब अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? अगला पॉइंट बोल रहा है अगर आपको ये मेथड यूज करना है सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए तो टेक्सचुरल चार्ट अवेलेबल होना चाहिए आपके पास। यू शुड हैव द टेक्सचुरल चार्ट। अब टेक्सचुरल चार्ट कैसे दिखता है उसको मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे, हाउ द टेक्सचुरल चार्ट अपीयर्स। अब एग्जैक्ट चार्ट तो है नहीं मेरे पास, मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि टेक्सचुरल चार्ट कैसा होगा। तो टेक्सचुरल चार्ट इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में होता है। तो टेक्सचुरल चार्ट आपको इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में मिलेगा और ये नंबर ऑफ रीजन्स में डिवाइडेड होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ रीजन्स। सो दिस टेक्सचुरल चार्ट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ रीजन्स। तो इस टेक्सचुरल चार्ट को नंबर ऑफ रीजन्स में डिवाइड किया हुआ होता है। तो कुछ इस तरीके से मिलेगी आपको टेक्सचुरल चार्ट। तो टेक्सचुरल चार्ट विल अपीयर टू बी समवॉट लाइक दिस। तो एग्जैक्टली तो मैं बना नहीं पाऊंगा यहाँ पे, एग्जैक्टली आई विल नॉट बी एबल टू शो यू, बट आपको आइडिया यहाँ से लग जाएगा कि टेक्सचुरल चार्ट है क्या चीज। तो यू विल फाइंड द टेक्सचुरल चार्ट टू बी ऑब्जर्व्ड लाइक दिस। आपको टेक्सचुरल चार्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा। सो यू विल फाइंड द टेक्सचुरल चार्ट टू बी ऑब्जर्व्ड समवॉट लाइक दिस। तो कुछ इस तरीके से निकल के आती है टेक्सचुरल चार्ट। तो टेक्सचुरल चार्ट में रिलेटिव परसेंटेज लिखी होती है क्ले, सिल्ट और सैंड की तीनों एक्सेस पे। तो दिस इज अवर टेक्सचुरल चार्ट। ये हमारा टेक्सचुरल चार्ट है। कॉमन लाइन से पास हो रहा है, चलो ठीक है, सब कॉमन लाइन से पास हो रहा है। चलो मोर और लेस तो हमारी टेक्सचुरल चार्ट बनी गई है, तो इसको आप यूज कर सकते हो क्लासिफिकेशन के लिए। यू कैन यूज दिस टेक्सचुरल चार्ट फॉर द क्लासिफिकेशन। तो ऑलमोस्ट मैंने चार्ट को बना ही दिया यहाँ पे। तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस इज अवर इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसके ऊपर क्या मार्क्ड होती है? इसके ऊपर मार्क्ड होती है तीनों एक्सिस पे तीनों सॉइल की परसेंटेज। तो क्ले, फिर है हमारे पास सिल्ट, फिर है हमारे पास सैंड। तो हमारे गिवन सैंपल ऑफ सॉइल में क्ले कितनी है, सिल्ट कितनी है, सैंड कितनी है, इसकी प्रोपोर्शन हमें नोन होती है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्ले, सिल्ट और सैंड। तो क्ले है, सिल्ट है और सैंड है। मैंने परसेंटेज मार्क करी, लेट सपोज 30, लेट सपोज 40 परसेंटेज। अब आपको करना क्या है? व्हाट इज टू बी डन?
जो भी परसेंटेज आपको मार्क करनी है उसके करस्पॉन्डिंग सॉइल वाली एक्सिस उठाओ। जैसे क्ले, क्ले कहां पर है हमारी इस एक्सिस पे, इट इज ऑन दिस एक्सिस। आपको चलना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, यू हैव टू मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको चलना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। जिस भी सॉइल की परसेंटेज आपने देखी उसके करस्पॉन्डिंग एक्सिस को उठाओ। तो क्ले की परसेंटेज कितनी है, 30 है। तो लेट अस सपोज क्ले की परसेंटेज जो 30 है वो यहाँ पर मार्क्ड है। सो 0, 10, 20, 30, तो ये क्ले की परसेंटेज है 30। अब 30% के करस्पॉन्डिंग आप एक लाइन बनाओगे, 30% के करस्पॉन्डिंग आप एक लाइन बनाओगे जो पैरेलल होगी कौन सी सॉइल के एक्सिस के, जो इसके बाद आ रही है। तो क्ले 30% है, तो 30% के करस्पॉन्डिंग आप एक लाइन बनाओगे पैरेलल टू दैट एक्सिस ऑफ द सॉइल which comes in clockwise direction, which comes in clockwise direction। अब जरा बताओ क्ले के बाद कौन सी सॉइल है, क्ले के बाद हमारी कौन सी सॉइल है, क्ले के बाद इस चार्ट में कौन सी सॉइल दिखा रखी है आपको, सिल्ट दिखा रखी है। तो क्ले के बाद आपको कौन सी सॉइल दिखा रखी है, यहाँ पे सिल्ट दिखा रखी है। सो आफ्टर क्ले सिल्ट, तो इसका मतलब सिल्ट एक्सिस के पैरेलल, सिल्ट एक्सिस के पैरेलल आप एक लाइन बना दोगे। तो सिल्ट एक्सिस के पैरेलल आपने एक लाइन बना दी, तो सिल्ट एक्सिस के पैरेलल आपने एक लाइन बना दी जहां पे प्रोपोर्शन कितना है, 30% है, वेयर द प्रोपोर्शन इज 30%। अब आगे बढ़े, सिल्ट, सिल्ट भी कितनी है, 30% है। तो सिल्ट भी हमारी 30% है। तो 0, 10, 20, 30, तो 30%। तो सिल्ट एक्सिस पे मैंने 30% को मार्क किया। अब 30% के करस्पॉन्डिंग मैं एक लाइन बनाऊंगा पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सॉइल आफ्टर दिस। सिल्ट के बाद क्या आ रही है, सैंड आ रही है। ये कहां पर है, हॉरिजॉन्टल है। तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल है, इसके पैरेलल में क्या बना दूंगा एक, तो पैरेलल लाइन बनानी है। इसका मतलब 30 यहां से नीचे से चालू होगा, तो 30 नीचे से चालू होगा। तो 0, 10, 20, 30, तो इसके पैरेलल मेरे को एक लाइन बनानी है। तो इसके पैरेलल मैंने एक लाइन बनाई, तो इसके पैरेलल मैंने एक लाइन बना दी। आई हैव ड्रॉन अ लाइन पैरेलल टू दिस। क्लियर चीज। तो सिल्ट 30%, सिल्ट के बाद सॉइल कौन सी है, सैंड, इसके पैरेलल मैंने एक लाइन बनाई। सो पैरेलल टू दिस आई हैव ड्रॉन अ लाइन, तो इसके पैरेलल एक लाइन बना दी। नेक्स्ट है हमारी सैंड, तो नेक्स्ट है हमारी सैंड, सो नेक्स्ट है हमारी सैंड। अब सैंड है हमारी 40%, तो सैंड है हमारी 40%। तो 0, 10, 20, तो 0, 10, 20, 30, 40। फिर से एक्सेस तो बनी नहीं मेरे से, ये तो एग्जैक्ट एक्सेस तो मैं बना ही नहीं पाया। तो क्ले यहाँ से हमारी सैंड चलेगी 0, 10, 20, 30, तो 0, 10, 20, 30, वैसे यहाँ पे लिखा है 0, 10, 20, 30। तो लेट सपोज हमारी सैंड है 40%, अवर सैंड इज 40%, तो सैंड 40% है, तो सैंड 40% है। सैंड के बाद कौन सी सॉइल है, सैंड के बाद इस चार्ट के ऊपर कौन सी सॉइल है, मेरे एग्जांपल में सैंड के बाद इस चार्ट पे कौन सी सॉइल है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्ले। क्ले के पैरेलल एक्सिस पे आप एक लाइन बनाओगे जिसमें परसेंटेज ऑफ सैंड कितनी हो, 40% हो, जिसमें परसेंटेज ऑफ सैंड क्या हो हमारी, 40% हो। तो परसेंटेज ऑफ सैंड कितनी निकल के आ रही है, 40% निकल के आ रही है। तो परसेंटेज ऑफ सैंड इज कमिंग आउट टू बी 0, 10, 20, 30, हाँ, परसेंटेज ऑफ सैंड निकल के आ रही है 40%। अब ये तीनों लाइनें, ये तीन मैंने ब्लू कलर की लाइन बना रखी है आपके, तो तीनों मैंने ब्लू कलर की लाइन बना रखी है। ये तीनों लाइनें जिस कॉमन पॉइंट पे आके मीट करेगी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये तीनों लाइनें जिस कॉमन पॉइंट पे आके मीट करेंगी, वो पॉइंट जिस भी रीजन में लाइन करेगा वो हमारी सॉइल होगी। तो ये तीनों लाइनें जिस भी रीजन में आके लाई करेंगी या कॉमन पॉइंट लाई करेगा, वही रीजन की सॉइल हमारी सॉइल होगी। कहने का मतलब है ये जो चार्ट है अलग अलग सॉइल में क्लासिफाइड है। जैसे मैं एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे, कहीं पर लिख देगा ये लोम, तो कहीं पर ये मार्क कर देगा लोम कि यहाँ तक की सॉइल लोम है। ये बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट चार्ट नहीं है ये। कहीं पर ये मार्क करके दे देगा सैंडी लोम, तो कहीं पर ये मार्क करके दे देगा सैंडी लोम, तो कहीं पर ये मार्क करके दे देगा सैंडी लोम सॉइल। तो इन सम रीजन इट विल बी मेंशन्ड एज सैंडी लोम सॉइल। कहीं पर ये मार्क करके दे देगा सिल्टी लोम, तो कहीं पर ये मार्क करके दे देगा सिल्टी लोम। तो इस पूरे चार्ट के ऊपर अलग अलग रीजन बने हुए होते हैं और उन रीजन में सॉइल का नाम मेंशन्ड होता है। तो आपने अपनी रिस्पेक्टिव सॉइल के करस्पॉन्डिंग, आपने अपनी रिस्पेक्टिव सॉइल के करस्पॉन्डिंग एक लाइन बनाई पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सॉइल व्हिच कम्स इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये तीनों लाइनें जिस कॉमन पॉइंट पे आके मीट करती हैं, वो कॉमन पॉइंट जिस रीजन में लाई करेगा वो रीजन की सॉइल हमारी गिवन सॉइल होगी। ये बेसिक कंसेप्ट है इस टेक्सचरल क्लासिफिकेशन का। अब क्योंकि मेरा चार्ट स्केल पे है ही नहीं, वो तीनों एक पॉइंट पे मीट ही नहीं कर रही, पर क्योंकि आपको ये बात समझानी है, सिंस आई हैव टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, मैं इस चार्ट के हिसाब से इन तीनों लाइनों को मिलवा देता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट मैं इन तीनों लाइनों को मिलवाने की कोशिश करता हूँ किसी एक पॉइंट पे मिल जाए, जबकि चार्ट जब तक स्केल पे नहीं बनेगा वो तीनों लाइनें मिलेंगी नहीं एक साथ।
If the chart is not drawn on the scale, these three lines will not meet at a common point. पर फिर भी कोशिश करता हूँ, एक बार मिलवाने की कोशिश करता हूँ कि एक कॉमन पॉइंट पे मिल जाएंगे. तो कोई एक कॉमन पॉइंट निकल के आए ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. तो क्ले के बाद है हमारी सिल्ट. तो क्ले के बाद है हमारी सिल्ट. इसके पैरेलल मेरे को एक लाइन बनानी है. तो उसके पैरेलल मेरे को एक लाइन बनानी है. मैंने इसके पैरेलल एक लाइन बनाई. लेट अस सपोज पैरेलल ये लाइन निकल के आ गई. फिर सैंड, फिर सिल्ट है, सिल्ट फिर सैंड के पैरेलल एक लाइन बनानी है. तो सैंड के पैरेलल एक लाइन बनानी है. सैंड के पैरेलल एक लाइन बना दी. फिर हमारी क्ले, फिर क्ले के पैरेलल एक लाइन बना दी. अब चेक करो, अब देखो ये तीनों लाइनें एक कॉमन पॉइंट पे आके मिल रही हैं. सो दीज थ्री लाइंस आर मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट. ये रहा कॉमन पॉइंट. अब ये कॉमन पॉइंट जिस भी रीजन में लाई करेगा, ये कॉमन पॉइंट जिस भी रीजन में लाई करेगा वो हमारी गिवन सॉइल होगी. अब समझने के लिए मैं प्रोपोर्शंस को चेंज कर दे रहा हूँ. तो पहले तो मैच कर नहीं रही थी, अब जो मैच कर रही है उसके हिसाब से मैं प्रोपोर्शन लिख देता हूँ. अकॉर्डिंग टू दैट आई एम मार्किंग दी प्रोपोर्शंस. तो अगर मैं प्रोपोर्शन को मार्क करूँ, आर्बिट्री प्रोपोर्शंस लेके चल रहा हूँ मैं. तो आर्बिट्री प्रोपोर्शंस लूंगा. लेट सपोज 0, 10, 20, 30. तो लेट सपोज ये 30% है. तो ये 30% है. 0, 10, 20, 30, 40, 50. लेट सपोज ये 50% है और ये हमारा 20% है. तो प्रोपोर्शन ऑफ क्ले 30, प्रोपोर्शन ऑफ सिल्ट 50, प्रोपोर्शन ऑफ सैंड 20. अब ये पॉइंट हमारा जो कॉमन पॉइंट है तीनों का लाई कर रहा है सैंडी लोम रीजन में. तो मैं बोल दूंगा ये वाली सॉइल क्या है हमारी. आई विल से दिस सॉइल इज सैंडी लोम सॉइल. तो ये सॉइल हमारी सैंडी लोम सॉइल होगी. कैसे बताया? इस चार्ट को रीड करके बताया. आफ्टर द रीडिंग ऑफ दिस चार्ट. अब फिर से कोई पॉइंट रिपीट कर रहा हूं इस पूरी कहानी के अंदर. एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी. तो मैंने प्रोपोर्शंस को चेंज किया है ताकि वो किसी एक कॉमन पॉइंट पे आकर मीट कर जाए, सो दैट इट मीट्स एट द कॉमन पॉइंट. पहले वो मीट नहीं कर रहे थे. अब कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरे क्लासिफिकेशन में से. यानी यहां से आपको एक बात और समझ में आ गई होगी. यहां से एक बात ये समझ में आई होगी कि ये सवाल आपसे पूछेगा नहीं पेपर के अंदर. क्यों नहीं पूछेगा ये सवाल आपसे? ये सवाल आपसे पेपर में नहीं पूछ सकता वो, क्योंकि अगर ये सवाल पेपर में पूछेगा उसको आपको ये चार्ट देना पड़ेगा. If this problem is asked in the examination, he has to provide this chart. और ऑब्जेक्टिव में कभी चार्ट अवेलेबल नहीं होती. इन ऑब्जेक्टिव चार्ट विल नेवर बी अवेलेबल. हाँ, ये पूछ सकता है, एक चीज पूछ सकता है. क्या पूछ सकता है? अगर किसी भी सॉइल में किसी कंपोनेंट का प्रोपोर्शन 50% से ज्यादा हुआ, अगर किसी भी सॉइल में किसी प्रोपोर्शन 50% से ज्यादा हो गई, तो आप उस सॉइल का नाम क्या रख दोगे? तो लेट सपोज मेरी सॉइल है जिसमें क्ले है 60%, सैंड है 15% और सिल्ट है कितनी है? 25%. सिल्ट है 25%. टू मैच दी कॉमन पॉइंट. तो मैंने ऊपर से क्यों लिया? ताकि मेरा कॉमन पॉइंट मैच कर जाए, इसलिए ऊपर से लिया. बाकी तो आपको चार्ट देखना पड़ेगा. चार्ट कैसा है? ये स्टैंडर्ड चार्ट थोड़ी ना. मतलब फालतू की चीजों में दिमाग लगाना है कि ऊपर से क्यों लिया. अभी शुरू में बताया, मैं तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये एक्चुअल चार्ट थोड़ी ना. इसके लिए तो एक्चुअल चार्ट देखना पड़ेगा आपको, और एक्चुअल चार्ट में बना के दिखा नहीं सकता आपको यहाँ पे. तो मेरे को तो कंसेप्ट समझाना था, कंसेप्ट समझा दिया मैंने एग्जाम्पल लेके. सो पॉइंट ऑफ डिस्कशन का पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्टिव में बोलेगा कि किसी एक सॉइल की प्रोपोर्शन 50% से ज्यादा है, तो मैं इस सॉइल का नाम भी क्या रख दूंगा? मैं इस सॉइल का नाम भी उस प्रोपोर्शन के नाम पे रख दूंगा. इसका मतलब ये सॉइल क्या कहलाएगी? क्ले कहलाएगी. दिस सॉइल विल बी टर्म्ड एज व्हाट? क्ले. तो इस सॉइल को क्ले सॉइल बोला जाएगा. हाँ, ये चीज पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में. पर आपसे अगर प्रोपोर्शन 50% से कम दी, फिर तो चार्ट देना ही पड़ेगा उसे. देन द एग्जैक्ट चार्ट इज टू बी प्रोवाइडेड. फिर उसको वो एग्जैक्ट चार्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा. क्लियर है पूरी कहानी? तो हाउ टू रीड द चार्ट, दैट आई हैव डिस्कस. चार्ट को रीड कैसे करना है उसका कंसेप्ट आपको बता दिया. बाकी आपको एग्जैक्ट चार्ट देखना है, उस पे वैल्यूज को रेफर करना है. 3 लाइनें बनानी है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सॉइल व्हिच इज कमिंग इन द ऑर्डर आफ्टर द गिवन सॉइल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये तीनों लाइनें जिस भी कॉमन पॉइंट पे आके मिलेंगी, वो कॉमन पॉइंट जिस भी रीजन में लाई करेगा, वो रीजन हमारी गिवन सॉइल होगी. दैट विल बी अवर गिवन सॉइल. क्लियर है? रिपीट करना है कोई पॉइंट इसमें से? अब चलिए आगे बढ़ते हैं.
सो ये भी एक तरीका हो गया सॉइल को क्लासिफाई करने का. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू क्लासिफाई द सॉइल. नेक्स्ट ऑफ द मेथड अवेलेबल, अगला मेथड जो अवेलेबल है हमारे पास, तो अगला तरीका जो अवेलेबल है हमारे पास, थर्ड मेथड इज हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम. सो हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम ये आपके हाईवे में यूज होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में भी इसकी एप्लीकेशन निकल के आती है. तो इट इज टर्म्ड एज HRA क्लासिफिकेशन सिस्टम. तो नेक्स्ट ऑफ द मेथड अवेलेबल इज टर्म्ड एज हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम. अब कैसे क्लासिफाई करते हैं यहाँ पे सॉइल को, हाउ इट इज बीन क्लासिफाइड. अब ध्यान से देखना सारे पॉइंट यहाँ के. पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट बोल रहा है इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज पब्लिक रोड. इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज पब्लिक रोड administration. It is also termed as public road administration classification system. Public road administration classification system. Public road administration classification system, which is generally used for classification of soil. Used for pavement construction. Next point क्या बोल रहा है, in this soil is divided into seven main groups. Soil को divide किया 7 main groups पे, which is further divided into sub-main groups. Into several sub-main groups. एक पॉइंट और लिख के डिस्कस करता हूँ उसे, फिर आगे मेंशन करूंगा. Further divided into several sub-main groups. Next point क्या बोल रहा है, in this method a characteristic group index is used to describe the performance of the soil. सवाल मिलेगा इसके ऊपर आपको. Describe the performance of the soil is used to describe the performance of the soil. Describe the performance of soil when used for pavement construction. But it is not used for placing the soil in a particular group. देखिए पूरी कहानी क्या है. In a particular group, refer the entire story, refer the entire point that we have mentioned up till now. अब क्या मेंशन किया यहाँ तक हमने, तो पहला पॉइंट बोल रहा है हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम पब्लिक रोड एडमिनिस्ट्रेशन क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोलते हैं. तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट सेज that highway research board classification system is also termed as public road administration classification system. इसको हम यूज करते हैं सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए जो यूज होती है पेमेंट कंस्ट्रक्शन के अंदर. इसको हम यूज करते हैं सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए जो हम यूज करते हैं पेमेंट कंस्ट्रक्शन के अंदर. तो स्पेसिफिकली पेमेंट कंस्ट्रक्शन में जो सॉइल यूज होती है उसके क्लासिफिकेशन के लिए मेथड डेवलप किया गया है. अब अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट बोल रहा है इस मेथड के अंदर हमने सॉइल को डिवाइड कर रखा है 7 मेजर ग्रुप के अंदर. In this method, the soil is classified into 7 major groups or 7 main groups. और इन 7 मेजर ग्रुप को हमने आगे और क्लासिफाई कर रखा है सब ग्रुप के अंदर. Here, the soil is classified into 7 major groups, which are further classified into several subgroups. इसका मतलब यहाँ पर भी आपको टेबल को रेफर करना पड़ेगा. जैसे पीछे चार्ट था, यहाँ पे हमें टेबल देखनी पड़ती है. Here we have to see the table. तो हम टेबल देख के एनालाइज करते हैं कि जो गिवन सैंपल है सॉइल का
जो गिवन सैंपल है सॉइल का, वो कैसे परफॉर्म करेगा व्हेन यूज्ड फॉर पेमेंट कंस्ट्रक्शन। अब वो टेबल कैसी होती है, वो इमटेरियल है, जो प्रॉब्लम बनता है इसके ऊपर उसके बारे में भी एनालिसिस हम कर लेंगे। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़ के नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, नेक्स्ट पॉइंट ये बोला कि इस मेथड में हम एक पैरामीटर को यूज करते हैं और उस पैरामीटर का नाम है ग्रुप इंडेक्स। तो इस मेथड में हम एक पैरामीटर को यूज करते हैं ग्रुप इंडेक्स, और ग्रुप इंडेक्स क्या बताता है हमें, ग्रुप इंडेक्स हमें परफॉर्मेंस बताता है सॉइल की जब आप उसको यूज करोगे पेमेंट कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो ग्रुप इंडेक्स इज अ पैरामीटर which will indicate the performance of the soil when used for payment construction। पर ग्रुप इंडेक्स यूज नहीं होता है किसी भी सॉइल को एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखने के लिए। तो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पूछता है इसके ऊपर कि हम ग्रुप इंडेक्स के बेसिस पे सॉइल को किसी एक ग्रुप में रखते हैं, गलत स्टेटमेंट है ये। हम ग्रुप इंडेक्स के बेसिस पे सॉइल की परफॉर्मेंस बताते हैं, हम ग्रुप इंडेक्स के बेसिस पे सॉइल की परफॉर्मेंस बताते हैं व्हेन यूज्ड फॉर पेमेंट कंस्ट्रक्शन। अब ग्रुप इंडेक्स कैसे हमें परफॉर्मेंस बताता है, दैट वील डिस्कस, वो भी आगे करेंगे। तो कैसे ग्रुप इंडेक्स परफॉर्मेंस बताता है उसकी रेफरेंस निकाल लेते हैं। क्या बोल रहा है अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये बोल रहा है हायर इज द वैल्यू ऑफ, हायर इज द वैल्यू ऑफ, सो हायर इज द वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स, पुअरर, सो हायर इज द वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स, पुअरर is the performance of the soil, poorer is the performance of soil when used for payment construction, when used for payment construction, when used for payment construction। तो जितनी ज्यादा वैल्यू होगी ग्रुप इंडेक्स की, उतनी ही पुअर परफॉर्मेंस होगी हमारे सॉइल के जब आप उसको यूज करोगे पेमेंट कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो जितनी ज्यादा वैल्यू होगी हमारे ग्रुप इंडेक्स की, उतनी ही पुअर परफॉर्मेंस होगी हमारे सॉइल की जब आप उसको यूज करोगे एज अ पेमेंट कंस्ट्रक्शन। अब ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू निकालते कैसे हैं, दैट बिकम्स द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। तो हाउ टू फाइंड द ग्रुप इंडेक्स, वो हमारा अगला पॉइंट है डिस्कशन का। अब कैसे निकालते हैं ग्रुप इंडेक्स, सो सेज नेक्स्ट पॉइंट सेज कि ग्रुप इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन, तो ग्रुप इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन पहला पॉइंट लिक्विड लिमिट, so it depends upon liquid limit, it depends upon plastic limit, it depends upon plastic limit of the soil, it depends upon percentage of the particles of soil passing through 75 micron sieve, so passing through 75 micron sieve। चलिए देखिए अब ग्रुप इंडेक्स क्या है, तो ग्रुप इंडेक्स है 0.2A प्लस 0.01 BD प्लस 0.005 AC। सो एम्पेरिकली का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पेरिकल रिलेशनशिप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पेरिकल रिलेशनशिप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पेरिकल रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप एम्पेरिकल है, तो एम्पेरिकल का मतलब क्या हुआ, what is the meaning of this empirical relationship। तो मैंने बोला ग्रुप इंडेक्स इज एम्पेरिकली, आगे रिलेशन तो लिखी हुई है, इस एम्पेरिकल का मतलब क्या बता रखा है आपको पहले, एक्सपेरिमेंटल है, तो एक्सपेरिमेंटल है, मैथमेटिक्स इज नॉट सपोर्ट, एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड। तो बिल्कुल सही बात है, ये रिलेशनशिप को हमने एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया हुआ है, तो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो ये ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे निकली हुई है, तो बिल्कुल सही बात है। तो हमने क्या डिस्कस किया पीछे कि इस मेथड में हम ग्रुप इंडेक्स को यूज करेंगे, बिल्कुल सही बात है, इस मेथड में हम ग्रुप इंडेक्स को यूज करेंगे सॉइल की परफॉर्मेंस को बताने के लिए जब आप उसको यूज करोगे एज अ पेमेंट मटेरियल। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी ग्रुप इंडेक्स की, उतनी ही पुअर परफॉर्मेंस होगी हमारे सॉइल की जब आपने उसको पेमेंट बनाने में यूज किया। अब ये ग्रुप इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, लिक्विड लिमिट के ऊपर, प्लास्टिक लिमिट के ऊपर, और कितने परसेंट पार्टिकल हैं छोटे 75 माइक्रोन सीव से, कितने परसेंट पार्टिकल छोटे हैं 75 माइक्रोन सीव से। तो इन तीन चीजों के ऊपर ग्रुप इंडेक्स डिपेंड कर जाती है। बाकी एम्पेरिकली इट इज इक्वल टू व्हाट, एम्पेरिकली इट इज इक्वल टू 0.2A प्लस 0.01 BD प्लस 0.005 AC। अब इसमें ABCD का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर ही पूरी कहानी बेस्ड होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ABCD हियर स्टैंड्स, हियर द एंटायर स्टोरी डिपेंड्स। अब क्या है ABCD, उसकी रेफरेंस निकालते हैं। तो A
A is the portion of percentage passing through 75 micron sieve, 75 micron sieve greater than 35 but not exceeding 75, expressed as a whole number, expressed as a whole number between 0 to 40, whole number between 0 to 40. 20 means पुअर, 0 means गुड. देखते हैं अभी आगे. तो ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 20 पे क्या होती है, 0 पे क्या होती है, उसको भी डिस्कस करते हैं आगे. अभी तो बस ABCD की वैल्यू निकाल लेते हैं. क्या मतलब है, चेक करो. ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है पोर्शन ऑफ द परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव विच इज ग्रेटर देन 35 बट नॉट एक्सीडिंग 75, एक्सप्रेस एज अ होल नंबर बिटवीन 0 to 40. इस बात को समझने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं. टू मेक यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल. कैसे एग्जांपल ले रहे हैं? ये हमारी 75 माइक्रोन सीव है. ये हमारी 75 माइक्रोन सीव है. 75 माइक्रोन सीव से ऊपर 75 माइक्रोन सीव के ऊपर जो पार्टिकल रिटेन कर गए, लेट अस सपोज ये 60% पार्टिकल रिटेन कर गए. लेट अस सपोज 75 माइक्रोन सीव के ऊपर 60% पार्टिकल रिटेन कर गए. कितने पास कर गए? अगर 75 माइक्रोन सीव के ऊपर 60% पार्टिकल रिटेन कर गए, ये रुके हुए हैं, तो कितने परसेंट पास कर गए हैं? हाउ मच परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल्स आर पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव? How much percentage of the particles are passing through 75 micron sieve? If 60% is retained over it, how much is passing? अगर 60% रिटेन हो गए, कितने पास हो गए? 40% पास हो गए. चलो 40% पास हो गए. अब बताओ ए की वैल्यू क्या होती है? ए की वैल्यू होती है पोर्शन ऑफ द परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव. तो ए इज पोर्शन ऑफ द परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव ग्रेटर देन 35. अब जरा ये बताओ, जो पोर्शन 75 माइक्रोन सीव से पास हो रहा है वो 35 से कितना ज्यादा है? वो 35 से कितना एक्सीड हो रहा है? जो पोर्शन 75 माइक्रोन सीव से पास हो गया वो 35 से कितना एक्सीड हुआ? So 45% is exceeding 35 by how much percentage? 40% is exceeding 35% by how much percentage? 5. तो हम a की वैल्यू कितनी लिख देंगे? तो इस केस में a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी. So in this case a will come out to be 5. क्लियर है चीज? तो इस केस में a की वैल्यू 5 निकल के आ जाएगी. मैंने दूसरा एग्जांपल लिया 75 माइक्रोन के ऊपर जो पार्टिकल रिटेन कर गए, 75 माइक्रोन के ऊपर जो पार्टिकल रिटेन कर गए हैं, तो 75 माइक्रोन के ऊपर जो पार्टिकल रिटेन कर गए हैं वो 75% के ऊपर जो पार्टिकल रिटेन कर गए हैं वो है 75. तो अगर 75% पार्टिकल रिटेन कर गए, पास कितने करे? 25. तो 25% कितना ज्यादा है 35 से? अब 25% कितना ज्यादा है 35 से? अब 25% कितना ज्यादा है 35 से? ज्यादा नहीं है, कम है. कितना कम है? 10. तो यहां पर मैं a की वैल्यू कितनी लिख दूंगा? 0. सो आई रिपोर्ट द वैल्यू ऑफ a टू बी 0. तो अब हम a की वैल्यू कितनी लिख देंगे? 0. क्लियर चीज? तीसरा केस लिया, थर्ड केस. 75 माइक्रोन सीव के ऊपर जो पार्टिकल रिटेन कर गए वो है 10%. 75 माइक्रोन सीव के ऊपर जो पार्टिकल रिटेन कर गए वो है 10%. तो कितने पास कर गए? अगर 10% रिटेन कर गए हैं तो कितने पास कर गए? Over 75 micron sieve, if 10% of the particles are retained, how much have passed? 90% of the particles are passed. 90% पार्टिकल क्या कर गए? इसमें से पास कर गए. अब जरा ये बताओ 90% कितना ज्यादा है 35 से? तो 90% पार्टिकल पास कर गए, ये कितना ज्यादा है 35 से? So what portion of 90 is more than 35? 55. So what portion of 90 is more than 35? 55. पर हमारे a की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? हमारे a की मैक्सिमम वैल्यू है 40. तो इस केस में हम a कितना रिपोर्ट करेंगे? 40.
इसका मतलब ये है पोर्शन ऑफ द परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव इफ इट इज मोर देन 75, हमारे केस में आ रहा था अभी 90, तो 90 इज मोर देन 75, तो मैं ए की वैल्यू कितनी रिपोर्ट कर दूंगा? आई विल रिपोर्ट द वैल्यू ऑफ ए टू बी 40। तो मैंने तीनों केसेस के एग्जांपल ले लिए यहाँ पे। सो आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ ऑल द 3 केसेस कि आप ए की वैल्यू कैसे रिपोर्ट करोगे। तो ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है वो पोर्शन उस परसेंटेज का जो पास कर रहा है 75 माइक्रोन सीव से, जो ज्यादा है 35 से, पर 75 से ज्यादा नहीं है। तो जो ज्यादा है 35 से पर 75 से ज्यादा नहीं है। तो अगर 35 से कम आया आप वैल्यू रिपोर्ट कर दोगे ए, अगर 75 से ज्यादा आ गया आप वैल्यू रिपोर्ट कर दोगे 40, 35 और 75 के बीच में आया आप वैल्यू निकालोगे 35 को सब्ट्रैक्ट करके। यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए बाय सब्ट्रैक्टिंग 35 फ्रॉम इट। क्लियर है कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से? दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए? ए का मतलब क्या होता है? क्लियर है? देन व्हाट इज बी? अब बी का मतलब क्या होता है? सो बी मींस पोर्शन ऑफ द परसेंटेज passing through. So portion of the percentage passing through 75 micron sieve. Portion of the percentage passing through 75 micron sieve greater than 15, but not exceeding 55%. Expressed as whole number between 0 to 40. So expressed as whole number between 0 to 40. अब B का मतलब क्या है? B का मतलब है वो पोर्शन हमारे पार्टिकल का जो 75 माइक्रोन सीव से पास कर गया, जो 15 से ज्यादा है पर 55 से ज्यादा नहीं है, और इसकी वैल्यू भी आप रिपोर्ट करोगे 0 से लेके 40 के बीच में। तो मुझे ये बताओ हमारे पहले वाले केस में B की वैल्यू कितनी होगी? तो हमारे पहले वाले केस में B की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? इन आवर फर्स्ट केस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ B? हमारे पहले वाले केस में B की वैल्यू कितनी होगी? इन आवर फर्स्ट केस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ B? तो कितना परसेंट पास कर गया 75 माइक्रोन से? 40। ये 15 से कितना ज्यादा है? ये 15 से ज्यादा है 25, तो B की वैल्यू हो जाएगी 25। सो वैल्यू ऑफ B विल कम आउट टू बी 25। वैल्यू 0 से लेके 40 के बीच में होगी इसकी, नेगेटिव वैल्यू नहीं रिपोर्ट करेंगे। मेंशन कर तो रखा है ब्रैकेट में कि आपको A और B की वैल्यू रिपोर्ट करनी है किसके बीच में? 0 से लेके 40 के बीच में। दूसरे वाले केस में हमारे B की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? पोर्शन ऑफ द परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन इज 25। 25 15 से कितना ज्यादा है? 25 15 से कितना ज्यादा है? 10। तो 25 15 से ज्यादा है 10, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। सो द वैल्यू ऑफ B विल कम आउट टू बी 10। तो दूसरे केस में हमारे B की वैल्यू 10 हो जाएगी। तीसरे केस में हमारे B की वैल्यू कितनी होगी? इन थर्ड केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B? पोर्शन ऑफ द परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन इज 90। 90 इज हाउ मच मोर देन 15? 19 15 से कितना ज्यादा है? 75। एक्सीड कर गया किसको? 55 को। वैल्यू कितनी रिपोर्ट कर देंगे? 40। सो वैल्यू ऑफ B विल बी रिपोर्टेड एज 40। तो इस एक्सप्रेशन में A और B का मतलब आपको बता दिया है। इन दिस एक्सप्रेशन आई हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ A एंड B। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस नाउ? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? चलिए अब बात करते हैं C और D की। नाउ आई बी टॉकिंग अबाउट C एंड D। C का मतलब क्या है? C is portion of numerical liquid limit. C is portion of numerical liquid limit greater than 40, but not exceeding 60, expressed as whole number between 0 to 20.
अब सी का मतलब क्या है हमारा, व्हाट द मीनिंग ऑफ सी? सी पोर्शन है हमारी लिक्विड लिमिट का जो 40 से ज्यादा है पर 60 को एक्सीड नहीं कर रहा। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, टेक एन एग्जांपल। सो फॉर एग्जांपल हमारी लिक्विड लिमिट की वैल्यू है, पहला केस, तो फर्स्ट केस लिक्विड लिमिट की वैल्यू है 20, दूसरा केस लिक्विड लिमिट की वैल्यू है हमारी 55, तीसरा केस लिक्विड लिमिट की वैल्यू है हमारी 70। अगर लिक्विड लिमिट है 70, तो अगर लिक्विड लिमिट की वैल्यू 20 है, हम सी कितना रिपोर्ट करेंगे? अगर लिक्विड लिमिट की वैल्यू 20 है, सी कितना रिपोर्ट करेंगे? इफ लिक्विड लिमिट इज 20, इसका फ्रैक्शन कितना ज्यादा है 40 से? ज्यादा नहीं है, कम है, तो हम सी की वैल्यू रिपोर्ट कर देंगे 0। सो विल रिपोर्ट द वैल्यू टू बी 0। अगर हमारा लिक्विड लिमिट है 55, इसका कितना पोर्शन 40 से ज्यादा है? इसका 15% 40 से ज्यादा है, तो हम वैल्यू कितनी रिपोर्ट कर देंगे? 15। तीसरे केस में लिक्विड लिमिट है 70, ये 40 से कितना ज्यादा है? 30, और एक्सीड कर गया किसको? एक्सीडिंग व्हाट? 60। वैल्यू कितनी रिपोर्ट कर देंगे हम? 20। सो आई विल से द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 20। तो इसका मतलब सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है पोर्शन हमारी लिक्विड लिमिट का जो 40 से ज्यादा है पर 60 को एक्सीड नहीं कर रहा, बट नॉट एक्सीडिंग द वैल्यू ऑफ 60। क्लियर है पूरी स्टोरी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? अब लास्ट हमारा बचा डी। अब डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है पोर्शन ऑफ न्यूमेरिकल प्लास्टिसिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 10 but not exceeding 30, expressed as whole number between 0 to 20. So now what is the value of D? अब D का मतलब क्या है? ये पोर्शन है हमारे प्लास्टिसिटी इंडेक्स का, तो ये पोर्शन है हमारे आईपी का, और आईपी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अवर आईपी डिपेंड्स अपॉन व्हाट? हमारा आईपी डिपेंडेंट है लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के ऊपर। हमारा ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर? लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के ऊपर। तो इसलिए शुरू में क्या बोला था? शुरू में हमने ये बोला था, इन द स्टार्टिंग वी हैव डिस्कस कि ग्रुप इंडेक्स डिपेंडेंट होता है लिक्विड लिमिट के ऊपर, प्लास्टिक लिमिट के ऊपर, और कितने परसेंट पार्टिकल पास कर रहे हैं 75 माइक्रोन सीव से। अब उसको हम रिलेट कर सकते हैं, नाउ इट कैन बी रिलेटेड। तो इसमें भी 3 एग्जांपल लेके चलता हूं। आई एम टेकिंग 3 एग्जांपल्स। लेट अस सपोज हमारी प्लास्टिसिटी इंडेक्स है 8%, ये पहला केस। दूसरा केस प्लास्टिसिटी इंडेक्स है लेट अस सपोज हमारी 17%, दूसरा केस। तीसरा केस प्लास्टिसिटी इंडेक्स है लेट अस सपोज हमारी 40%, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है 40%। तो पहले केस में अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स 8% है, 8% का कितना पोर्शन 10 से ज्यादा है? 8% का कितना पोर्शन 10 से ज्यादा है? तो 8% का कितना पोर्शन 10 से ज्यादा है? 10 से ज्यादा नहीं है बल्कि कम है, तो 2% कम है वो 10 से, तो हम वैल्यू कितनी रिपोर्ट कर देंगे? विल रिपोर्ट द वैल्यू टू बी हाउ मच? 0। दूसरे केस में प्लास्टिसिटी इंडेक्स का कितना पोर्शन 10 से ज्यादा है? तो कितना पोर्शन 10 से ज्यादा है? 7, तो हम डी की वैल्यू कितनी रिपोर्ट कर देंगे? 7। विल रिपोर्ट द वैल्यू ऑफ डी टू बी 7। तीसरे केस में हमारी प्लास्टिसिटी इंडेक्स है 40, इसका कितना पोर्शन 10 से ज्यादा है? 30, और वो किसको एक्सीड कर गया? 20 को। इसका मतलब तीसरे केस में हम डी की वैल्यू कितनी लिख देंगे? 20। सो इन द थर्ड केस द वैल्यू ऑफ डी विल बी 20, तो डी की वैल्यू 20 निकल के आ जाएगी। तो अगर आप सारी चीजों को क्लब करें, इफ आई क्लब ऑल दी पॉइंट्स, क्योंकि एबीसीडी समझाने में टाइम लग गया, अब पूरे मेथड की जिस्ट निकालते हैं। पूरे मेथड की जिस्ट क्या है? इस मेथड को हम यूज करते हैं सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए जो पेमेंट कंस्ट्रक्शन में अप्लाई होगी। दिस मेथड इज सुटेबल टू बी यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल फ्रॉम विच पेमेंट कंस्ट्रक्शन विल बी डन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अगला पॉइंट बोल रहा है इस मेथड में हम एक कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप इंडेक्स को यूज करते हैं, और ग्रुप इंडेक्स हमें क्या बताता है? ग्रुप इंडेक्स हमें सॉइल की परफॉर्मेंस बताता है जब आप उसको यूज करोगे एज अ पेमेंट मटेरियल। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी ग्रुप इंडेक्स की, उतनी ही पुअर परफॉर्मेंस होगी हमारे सॉइल की व्हेन यूज्ड एज पेमेंट मटेरियल। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रुप इंडेक्स किस पे डिपेंडेंट है? 3 चीजों पे, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड
परसेंटेज ऑफ द पार्टिकल्स पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव। ग्रुप इंडेक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप में मैंने आपको ABCD का मतलब बता दिया। इन दिस रिलेशनशिप आई हैव डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ ABCD। अब इस कहानी को यहीं रोक के मैं एक नोट लिख रहा हूं। आप मुझे ग्रुप इंडेक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दोगे, कितनी होगी? आप मुझे ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू निकाल के दोगे, मैक्सिमम कितनी होगी? ग्रुप इंडेक्स मैक्सिमम कब होगा? जब ABCD क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। तो ग्रुप इंडेक्स विल बी मैक्सिमम। तो हम बोल सकते हैं ग्रुप इंडेक्स मैक्सिमम होगा। तो ग्रुप इंडेक्स मैक्सिमम होगा जब ABCD सब क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। तो हम बोलेंगे ग्रुप इंडेक्स की मैक्सिमम वैल्यू। तो ग्रुप इंडेक्स की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाले? सो 0.2 A की मैक्सिमम वैल्यू 40, 0.01 B की मैक्सिमम वैल्यू 40, D की मैक्सिमम वैल्यू 20, प्लस 0.005 प्लस 0.005 A की मैक्सिमम वैल्यू 40, C की मैक्सिमम वैल्यू 20। अब कैलकुलेट कर लो उसको कितना निकल के आ रहा है। तो पहली टर्म कितनी आ गई? 0.2 इंटू 8, 0.2 इंटू 40, सो कम्स आउट टू बी 8। तो 8 निकल के आ गया। सो दिस इज 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, ये 2 जीरो कट गए, तो 2 जीरो कट गए 8। देन हमारे पास है 5 इंटू 2 10 इंटू 4, तो 4, ये 3 जीरो कट गए, इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 4। तो ग्रुप इंडेक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल के आ गई? ग्रुप इंडेक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है 20। तो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स कैन कम आउट टू बी 20। मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। जब सब 0 हो जाएंगे तो ग्रुप इंडेक्स भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ग्रुप इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब ABCD क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। तो ग्रुप इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू आती है निकल के 0। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स 20, मिनिमम वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स 0। कब होगा? जब रिस्पेक्टिव ABCD क्या हो जाए? मैक्सिमम और मिनिमम हो जाए। व्हेन रिस्पेक्टिव ABCD कम्स टू बी मैक्सिमम और मिनिमम। यहां तक की कहानी में कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ग्रुप इंडेक्स एंड क्वालिटी ऑफ सॉइल। सो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप इंडेक्स हमें क्या क्वालिटी बताता है। सो ग्रुप इंडेक्स एंड क्वालिटी ऑफ सॉइल। सो ग्रुप इंडेक्स एंड क्वालिटी ऑफ सॉइल। सो 0 से 4, 4 से 20 हमारी क्वालिटी होगी एक्सीलेंट टू गुड। एक्सीलेंट से गुड। यहां पे क्वालिटी होगी हमारी एवरेज या फेयर टू पुअर। फेयर टू पुअर। तो पीछे कोई पूछ रहा था कि ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू से हम क्वालिटी कैसे बताएंगे? तो ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू से हम क्वालिटी ऐसे बताएंगे। तो जितनी छोटी वैल्यू होगी ग्रुप इंडेक्स की, उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस होगी या उतनी ही अच्छी क्वालिटी होगी हमारे सॉइल की। तो अगर ग्रुप इंडेक्स 0 से लेके 4 के बीच में है, तो जो हमारी क्वालिटी है वो एक्सीलेंट से लेके गुड के बीच में है। अगर ग्रुप इंडेक्स 4 से लेके 20 के बीच में है, जो क्वालिटी होगी सॉइल की, इट विल बी इन द रेंज ऑफ एवरेज टू पुअर या फेयर टू पुअर, कुछ भी बोल सकते हो यहाँ पे। तो कैन बी रेफर्ड इन एनी वे, कैसे भी रेफर कर सकते हैं। अब कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप इंडेक्स के हिसाब से क्या परफॉर्मेंस होगी सॉइल की, वो हम इस टेबल में से रेफर कर सकते हैं। दैट कैन बी रेफर्ड फ्रॉम दिस टेबल। रिपीट करना है कोई पॉइंट? चलिए अप्लाई करके बताइए इसे फिर। रेफर द प्रॉब्लम ऑन दिस। प्रॉब्लम रेफर कीजिए। ए एंड बी वाली स्लाइड, ए और बी वाली स्लाइड दिखा देता हूँ, एक बार ये प्रॉब्लम नोट कर लूँ। तो प्रॉब्लम नोट कर लीजिए। कंसीडर अ सॉइल सैंपल। सो कंसीडर अ सॉइल सैंपल for which following results are obtained. Following results are obtained. अब क्या रिजल्ट है? पहला, passing 75 micron sieve is 62%. Second, liquid limit is 35. Third, plasticity index
सो थर्ड प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो तीसरे केस में आपको प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज 14%. Plasticity index is 14%. Find group index and classify the soil. So find group index and classify the soil. तो ग्रुप इंडेक्स निकालो और सॉइल को क्लासिफाई करो. ए और बी वाली स्लाइड अभी ये खत्म हो जाए प्रॉब्लम, उसके बाद दिखा देता हूं. सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स. ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आ रही है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स कमिंग आउट. सो प्रॉब्लम इज टू कैलकुलेट द ग्रुप इंडेक्स. तो एबीसीडी निकालना पड़ेगा. तो ए की वैल्यू कितना परसेंट पास कर रहा है 75 माइक्रोन से 62. तो अगर 62 पास कर रहा है, ये 35 से कितना ज्यादा है 62 माइनस 35. सो ए कम्स आउट टू बी हाउ मच. ए की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है. सो व्हाट द वैल्यू ऑफ ए. ए 7 हो गया. अच्छा ग्रुप इंडेक्स बता रहे हो. ए की वैल्यू कितनी आ रही है. व्हाट द वैल्यू ऑफ ए कमिंग आउट 27. 20 से लेके किसके बीच, 0 से लेके किसके बीच में, 40 के बीच में. हम यही वैल्यू लिख देंगे. बी की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है. व्हाट द वैल्यू ऑफ बी कमिंग आउट. बी की वैल्यू कितनी आ रही है 47 विच इज मोर देन 40. तो हम कितनी रिपोर्ट करेंगे. वील रिपोर्ट दी वैल्यू टू बी 40. हम वैल्यू रिपोर्ट करेंगे 40 ओनली. सी की वैल्यू लिक्विड लिमिट का पोर्शन जो ज्यादा है किससे, लिक्विड लिमिट का जो पोर्शन है ज्यादा किससे 40 से. तो 40 से ज्यादा नहीं है. सो 40 माइनस क्या है 35. सो 35. सो 35 माइनस 40. तो माइनस 5 आ रहा है, लेस देन 0. सी की वैल्यू कितनी रिपोर्ट कर देंगे. रिपोर्ट द वैल्यू ऑफ सी टू बी. सी की वैल्यू कितनी रिपोर्ट करी जाएगी 0. सो वैल्यू ऑफ सी विल बी रिपोर्टेड एज 0. देन आईपी, इसका पोर्शन कितना 10% से ज्यादा है. सो 14 माइनस 10 4. तो आ रही है 0 से लेके 20 के बीच में. तो ये वैल्यू आ गई एबीसीडी की. ग्रुप इंडेक्स निकाल के बताओ कितना आ रहा है. व्हाट द वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स कमिंग आउट. ग्रुप इंडेक्स कम्स आउट टू बी 7. तो ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 7 निकल के आ रही है. अगर ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 7 निकल के आ रही है, सॉइल को हम क्या बोलेंगे. अगर ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 7 निकल के आ रही है, सॉइल को हम क्या बोलेंगे. सो सिंस ग्रुप इंडेक्स कम्स आउट टू बी 7, we'll say performance of the soil is poor. तो सॉइल की परफॉर्मेंस क्या है पुअर. So performance of the soil will come out to be poor. क्लियर है पूरी कहानी. So we're done with 3 methods available to classify the soil. 3 तरीके अवेलेबल हैं सॉइल को क्लासिफाई करने के. So there are 3 methods available for the classification of the soil. तीनों तरीके आपको बता दिए. कल हम IS क्लासिफिकेशन देखेंगे. तो टुमारो विल डिस्कस अबाउट IS क्लासिफिकेशन कि इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या होता है. क्लियर है पूरी कहानी. चलिए. सो रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो. बाकी कल कंटिन्यू करते हैं.